हे गाइस, माय नेम इज अनुष्मा शर्मा एंड वेलकम टू निक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट और जेनेरिक्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपके तीन मेजर इंटरफेसेस आ रहे होते हैं। एक आपको होता है लिस्ट, एक होता है सेट और एक होता है क्यूब। और लिस्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि काफी सारे होते हैं, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट और आपका स्टैक आता है, उसके अंदर वेक्टर आता है। तो उसी के अंदर हमारा जो लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट वाला पार्ट है, आज हम वो कवर करने वाले हैं। और एरे लिस्ट आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर है, जो आप मतलब जितने भी क्वेश्चन आप करते हो उसमें से 90% ऑफ टाइम आप एरे लिस्ट यूज़ कर रहे हो, तो एरे या एरे लिस्ट यूज़ कर रहे होते हो। तो अब एक एरे होता है जावा के अंदर, एक आपका आ गया एरे लिस्ट। अब इसमें क्या फ़ायदा है और क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है आपको जावा एरे लिस्ट के साथ साथ, तो आज हम वो देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एरे लिस्ट के साथ और जेनेरिक्स भी देख लेते हैं, जो आपका ऊप्स में मैंने छोड़ दिया था, वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो। ठीक है, तो जेनेरिक्स भी हम इस वीडियो में देखने वाले कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एरे लिस्ट वर्सेस एरे। तो एरे जो हमने देखा था पहले बेसिक्स के अंदर ही, तो आपका जो एरे हम बनाते हैं, तो एरे बनाते टाइम ही हम उसके अंदर एक स्पेसिफाइड प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। उसका साइज हम पहले से प्रोवाइड करते हैं, है ना। इस तरीके से हम कुछ बना रहे होते हैं। सपोज इंट का एरे बना रहे हैं, इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट। तो यहाँ पे फिर हम साइज प्रोवाइड करते हैं, उसका कुछ भी हो सकता है, 10,000, है ना। यहाँ पे हम साइज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह जो ए नाम का एरे है, इसका साइज फिक्स्ड है, इसका साइज चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको एरे का साइज जो है वो डायनेमिक है, या फिर आपको इनिशियली नहीं पता कितना होगा, कभी भी चेंज हो सकता है, तो उस केस में आपको एक डायनेमिक एरे चाहिए होता है। डायनेमिक एरे मतलब आपका रिसाइजेबल एरे, मतलब आपके एरे का साइज चेंज होता रहा है। अब जैसे जैसे आप उसके अंदर एलिमेंट्स डालते आ रहे हो, वैसे वैसे उस एरे का साइज चेंज होते आ रहा है। इसीलिए हमें एक एरे लिस्ट चाहिए होता है, ना कि एरे। तो मतलब दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखने की आपके क्वेश्चन में क्या चीज़ मांगी जा रही है। अगर आपका रिसाइजेबल एरे हो तो आप एरे लिस्ट यूज करो, वरना एरे यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे लिस्ट क्लास इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस, हमें पता है, दैट अलाउज अस टू क्रिएट रीसाइजेबल एरेज। ठीक है, यहीं से समझ में आ गया। तो अब ये रीसाइजेबल एरेज कैसे बना रहा है? तो इंटरनली वो एरे ही यूज कर रहा होता है, बट उसकी फंक्शनलिटी वैसे आपके स्कोप के बाहर भी है। लेकिन वो होता क्या है कि उसके अंदर जैसे जैसे आप एलिमेंट डालते जाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने एरे के साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, अपने आप ही वो उसे डबल कर देता है। तो कब डबल करता है, क्यों डबल करता है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना याद रखना है कि उसके अंदर आप जितने मर्जी एलिमेंट डालते हो, उसका साइज कभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और उसमें कितने मर्जी एलिमेंट आप डाल सकते हो एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, एरे लिस्ट अपने आप ही इंटरनली कुछ कर रहा होता है, जिससे कि उसका साइज डबल होता रहता है जब जैसे उसमें एलिमेंट उस लिमिट के पार होते हो। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली मैं बता देता हूँ कि एरे ही यूजर होता है, और उसके अंदर आप एलिमेंट्स ऐसे ऐसे डालते आते हो। लेकिन उसको जब लगता है कि एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड पार हो गई है, तो वो अपने आप ही उस एरे के साइज को और बड़ा कर देता है, जिससे कि कभी उसका लिमिट रीच ना हो। फिर जैसे उसके बाद दोबारा से लिमिट रीच होने आती है, वैसे अपने एरे का साइज डबल कर देता है वो। ठीक है, तो हमें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि एरे लिस्ट जो है उसमें साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती क्रिएट करते टाइम, और उसमें जितने मर्जी एलिमेंट आप डाल सकते हो। कूल, ओके। उसके साथ भी काफ़ी सारी और फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है वो, जैसा भी हम देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ। तो इन जावा वी नीड टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एन एरे बिफोर वी कैन यूज इट। वंस द साइज ऑफ द एरे इज डिक्लेयर्ड, इट्स हार्ड टू चेंज इट। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टू हैंडल दिस इशू वी कैन यूज द एरे लिस्ट क्लास। The array list class present in Java util package allows us to create resizable arrays. उसके बाद वही लिखा हुआ है, unlike array list we can automatically adjust its capacity when we add or remove elements from it. ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसमें एलिमेंट्स डाल रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो, तो अपने आप ही उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका साइज है, वो एक्सपैंड या कम होता रहता है। Hence arrays list are also known as dynamic arrays. तो यहाँ पे array list साथ आएगा, अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ array list आएगा। array list are also known as dynamic arrays. ठीक है, डायनामिक एरे, रिसाइजेबल एरे, जो मर्जी कह लो उसे। कूल, अब देख लेते हैं कि आप एरे लिस्ट क्रिएट कैसे करते हो एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल चीज़ें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं कि एरे लिस्ट क्या होती है, उसके अंदर क्या कैसे क्रिएट किया जाता है उसे, और कैसे उसके अंदर फंक्शंस कैसे काम कर रहे होते हैं। बट हम सिर्फ वही चीज़ें नहीं देख रहे होंगे, हम इसके ऊपर प्रॉपरली इसके ऊपर फंक्शनिंग देखेंगे, इसके ऊपर कैसे काम करता है ये इन एक्शन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे होंगे कुछ, जिसमें हमें एक्चुअली पावर पता चलेगी एरे लिस्ट की कि कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये टिपिकल एरेज से, क्योंकि ये कैसे एक्सपैंड होती रहती है उसकी वजह से। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले हमें इसको सिंटैक्स पता होना चाहिए कि कैसे आप एरे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो वो सब हम आज करने वाले हैं। तो आप ये एरे लिस्ट क्रिएट करते हो ऐसे, तो एरे लिस्ट भी आपकी एक नॉर्मल क्लास ही होती है ना। तो एरे लिस्ट एक नॉर्मल क्लास ही होती है, हमें पता है, ये आपकी क्लास है एरे लिस्ट, है ना। और इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हमें पता है, न्यू कीवर्ड होता है, उससे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि एरे लिस्ट क्लास जो होती है वो इंप्लीमेंट कर रही होती है लिस्ट इंटरफेस को,
और ये लिस्ट इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा होता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कि ये एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सब के सब एरे लिस्ट ने इंप्लीमेंट कर लिए हैं, और जब भी हम इसके ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो वो जो फंक्शंस थे वो हमारे रेडी टू यूज़ है हमारे लिए। तो उसी तरीके से न्यू कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये उस वेरिएबल का नाम है, ये न्यू कीवर्ड है। अच्छा, अब ये अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो ये कुछ एंगुलर ब्रैकेट में डाल रखा है टाइप, और यही जेनेरिक्स होता है। यही वो पावरफुल चीज़ है जो जावा के अंदर डाली गई थी 1.5 के बाद, मतलब आपके जावा वर्जन 5 के बाद ऐड की गई थी जेनेरिक्स आपके जावा के अंदर। और क्यों ऐड की गई थी वो भी बहुत अच्छा रीज़न है। तो पहले क्या होता था, पहले जेनेरिक्स नहीं था, और तब आप क्या करते थे, एरे लिस्ट बनाते टाइम आप डिफाइन नहीं करते थे कि एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब एक टाइप की चीज़ के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये एरे लिस्ट के अंदर अगर आप टाइप डिफाइन नहीं करोगे और आप एलिमेंट्स डालते जाओगे तो आप कभी इंट डाल रहे हो उस एरे लिस्ट के अंदर, कहीं आप स्ट्रिंग डाल रहे हो उसके अंदर, कहीं आप उसमें कैट डाल रहे हो, कैट का ऑब्जेक्ट, कभी डॉग का ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, मतलब कुछ भी डाल सकते हो आप, डबल इंट फ्लोट सब एक ही एरे लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स इससे क्या आती थी, प्रॉब्लम्स इससे ये आती है कि सपोज करो आपको कुछ नेम स्टोर करने हैं, एरे के अंदर नेम स्टोर करने हैं, एक एरे लिस्ट बना रहे हो जो इसमें सिर्फ नेम्स हैं, तो ऑब्वियसली नेम्स जो होंगे आपके सिर्फ स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। तो आप उन वो एरे लिस्ट को यूज़ कर रहे हो, वो नेम्स वाले एरे लिस्ट को, लेकिन गलती से कभी भूले भटके आपने नहीं करा, लेकिन कभी हो गया कि उस एरे लिस्ट के अंदर, नेम्स वाले एरे लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग की जगह कुछ इंटीजर या डबल कुछ चला गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब कोड आपका रन हो रहा होगा और आप वहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पर इस इंडेक्स पर नेम मुझे मिलाना है, इस इंडेक्स पर मुझे स्ट्रिंग मिलने वाली है, वहाँ पे आपको स्ट्रिंग ना मिलके कुछ और मिल रहा होगा और उससे आपका वो कोड फट जाएगा और वहीं के वहीं आपका एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सपोज इंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो डबल आ रहा है और उसकी वजह से वो फट रहा है आपका कोड, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए जावा 1.5 के बाद ऐड किया गया था ये। नाउ जेनेरिक्स का फायदा क्या है, इससे फायदा ये हुआ कि सपोज आपको एरे लिस्ट बनाना है सिर्फ इंटीजर वाला, तो आप एरे लिस्ट का डिफाइन कर दोगे इंटीजर है, और आपके कंपाइलर को पता चल चुका है कि ये जो एरे लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है ये एक एरे लिस्ट है ऑफ इंटीजर्स। तो इसके अंदर आप इंटीजर्स के अलावा कुछ और डालने का ट्राई भी करोगे तो आपको कंपाइलेशन ही एरर मिल जाएगा, ठीक है। कंपाइल ही नहीं होगा आपका कोड, तो रन होने की तो बात दूर की बात है, क्योंकि आपका हमेशा कंपाइलेशन एरर अच्छा होता है क्योंकि वो आपका डेवलपमेंट टाइम में आ रहा होता है, लेकिन जब आपका वो रन टाइम एरर आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, क्योंकि उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। कंपाइल टाइम एरर को तो आप अभी कोडिंग करके ठीक कर दोगे, लेकिन जब एक बार आपका प्रोडक्शन में चला गया और आपके उसमें रन टाइम एरर आ रहे हैं तो आप चीज़ उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको कंपाइलर ही बता देगा कि आप इंटीजर में डबल डाल रहे हो, तो आपको पहले पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों जेनेरिक्स डाला गया। तो जैसे आपकी पाइथन की लिस्ट में होता है कि आप कुछ भी डाल सकते हो, और फिर पाइथन में बोलते भी हैं कि बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी हम अगर जेनेरिक्स यूज़ नहीं करेंगे एरे लिस्ट के अंदर, हम कुछ भी डाल रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो आप, इंटीजर स्ट्रिंग उसी लिस्ट में कुछ भी डाल रहे होंगे। बट जेनेरिक्स डालने से आपकी एक टाइप चेकिंग जो है खुद नहीं करनी पड़ेगी हमें, वो आपका कंपाइलर ही खुद कर देगा। मतलब पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग कि वो उनका कोड फट ना जाए इसलिए वो चेक करते थे कि ये मुझे इंटीजर चाहिए, तो वो चेक करते थे इफ़ दिस इज़ इंटीजर, वहाँ पे इफ़ कंडीशन उन्हें खुद लगानी पड़ रही है, ठीक है, यूज़ करने से पहले, कि नेम्स के अंदर जो आ रहा है वो स्ट्रिंग ही आ रहा है, इंट नहीं आ रहा, वो चेकिंग आपको खुद लगानी पड़ेगी बजाय कि आपका कंपाइलर लगा के दे, ठीक है। तो अपने अपने फ़ायदे हैं। तो जरा एक बार बना के देखते हैं एरे लिस्ट को, और जेनेरिक्स को अभी हम देखते हैं ठीक से कि जेनेरिक्स काम कैसे कर रहा है, मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ये टाइप डालने से कैसे काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो एरे लिस्ट बनाते हैं। तो एरे लिस्ट आपकी ये क्लास होती है और इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, तो लेट्स से फ्रूट्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इसको आप इंपोर्ट करा लोगे, java.util पैकेज में होता है ये, ठीक है, java.util.arraylist। और यहाँ पे आपको कुछ कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं, और वो वार्निंग्स क्या क्या जरा देखते हैं। तो एरे लिस्ट इज अ रॉ टाइप रेफरेंस टू जेनेरिक्स टाइप एरे लिस्ट ई शुड बी पैरामीटराइज्ड। मतलब ये खुद कह रहा है इक्लिप्स में कि अब इसके अंदर आ गया है सपोर्ट, तो ये हम जावा 11 यूज़ कर रहे हैं बाय द वे, तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे जेनेरिक्स यूज़ करो, उसको टाइप डिफाइन करो। लेट्स से मैं टाइप डिफाइन नहीं करता इनिशियली, और फ्रूट्स डॉट ऐड कुछ भी फ्रूट्स डाल देते हैं। तो ऐड फंक्शन होता है एक, तो हम काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, फंक्शंस को देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, तो एप्पल और लेट्स से यहाँ पर डाल देते हैं हम 23, ठीक है। तो ऊपर मैंने डाला स्ट्रिंग, उसके बाद डाला मैंने इंट, उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि हमने चेकिंग तो लगाई नहीं है इसकी। और उसके बाद मैं अगर प्रिंट करना चाहूँगा इसे,
देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो हमारा प्रिंट हो गया एप्पल और 23, ठीक है। तो एप्पल और 23 हमारा प्रिंट हो गया। नाउ लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ कि ये फ्रूट्स है, मुझे पता है ये फ्रूट्स है, तो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग आ रही होगी। तो जेनेरिक्स ने कह दिया कि आप किसी भी क्लास के नेम के आगे जो जेनेरिक सपोर्ट करती है एंगुलर ब्रैकेट्स में ये डाल दो, बता दो उसे किस टाइप का ये, और तो बस वो अपने आप ही सिर्फ स्ट्रिंग ही सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे देख रहे हो कंपाइल टाइम ही चेकिंग मिल रही है मुझे, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो कंपाइल टाइम चेकिंग क्या है, मैंने बोल दिया कि ये फ्रूट्स वाली लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ स्ट्रिंग तो अलाउड है बट इंटीजर डालना अलाउड नहीं है, और मुझे कंपाइलर एरर भी दे रहा है। कंपाइलर एरर दे रहा है कि द मेथड ऐड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि एरे लिस्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो नॉट एप्लीकेबल टू इंट। तो ये अच्छी बात है, मुझे पहले एरर मिल गया कंपाइल टाइम पे ही, तो मैं पहले ही चौकन्ना हो जाऊँ कि हाँ यहाँ पे मैं इंट डालने का ट्राई कर रहा हूँ जो नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जेनेरिक्स वर्क कर रहा होता है। तो जेनेरिक्स बेसिकली होता क्या है कि आपके अंदर आपकी कोई भी क्लास है जो आप बनाना चाहते हो, उसके अंदर मल्टीपल सपोर्ट देना चाहते हो किसी भी डेटा टाइप के लिए। आपको पहले से नहीं पता कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा टाइप आ सकता है और उसका सपोर्ट देना चाहते हो उस क्लास के अंदर, तो आप वहाँ पे जेनेरिक्स यूज़ कर सकते हो। आपकी कोई भी क्लास आप जेनेरिक्स बना सकते हो। तो सपोज करो एक क्लास बनानी है मुझे, पेयर क्लास है, ठीक है। पेयर क्लास बनानी है मुझे जिसके अंदर मैं पेयर यूज़ कर रहा हूँ, पेयर स्टोर कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ के पेयर हो सकते हैं, इंट टू स्ट्रिंग पेयर हो सकता है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग पेयर हो सकता है, स्ट्रिंग टू बूलियन पेयर हो सकता है, इंट टू एनिमल पेयर हो सकता है, मतलब कुछ भी पेयर हो सकता है। मुझे नहीं पता पहले से कि वो पेयर किस टाइप का है ना, और मुझे वो चीज़ें स्टोर करनी है। तो उस केस में आपके जेनेरिक्स काम आता है। जैसे यहाँ पर था एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट क्लास जो है उसको नहीं पता कि उसके अंदर किस टाइप की एरे लिस्ट बनाई जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की बनाई जाएगी, इंट टाइप की बनाई जाएगी, एनिमल्स टाइप की बनाई जाएगी, कैट्स टाइप की बनाई जाएगी। अब ये एनिमल्स और कैट्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब वो क्लासेज हैं जो आप बनाओगे। हाँ, ऊप्स में हमने देख लिया क्लासेज कैसे बनाते हैं। तो आप चाहो तो कैट्स क्लास का एरे बना के एरे लिस्ट बना सकते हो, है ना। कैट्स, उसके अंदर कैट्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे, मल्टीपल कैट्स होंगी, ठीक है। तो जेनेरिक्स क्लास बेसिकली वही होती है, उनको पहले से आप मतलब उसके अंदर फंक्शनैलिटी दे रहे हो। जेनेरिक्स का मतलब ही क्या है, मतलब जनरलाइज कर दिया आपने एक तरीके से किसी चीज़ को। जो चीज़ पहले सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है अब वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है ना। तो जेनेरिक्स का मतलब वही होता है कि जनरलाइज कर देना चीज़ों को कि वो कुछ भी सपोर्ट कर सकती है। तो लेट्स से वो पेयर वाला जो एग्जांपल लिया मैंने वही हम बनाते हैं, क्लास पेयर वाली बनाते हैं। तो पेयर क्लास है ये, और ये नॉर्मल पेयर क्लास है। इसके अंदर लेट्स से पहले मुझे नहीं पता था, मेरे पास जेनेरिक्स नहीं थी, तो मैं पेयर बनाना है मुझे। तो मेरे पास क्या क्या चॉइस थी, स्ट्रिंग एक्स और इंट वाई, ये बन गया पेयर और पब्लिक, ठीक है। तो ये एक प्लेन ओल्ड पेयर क्लास बन गई हमारी। और इसके अंदर सिर्फ अभी क्या सपोर्ट है कि ये दो चीज़ें ही ले सकता है, एक्स स्ट्रिंग और वाई इंट, इनका ही पेयर बनाएगा ये। तो जितने भी पेयर होंगे वो स्ट्रिंग और इंट वाले पेयर होंगे, उसके अलावा कोई भी सपोर्टेड नहीं है पेयर। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार फ्यूचर में कि मुझे डबल और बूलियन का पेयर भी चाहिए, है ना। तो वो कैसे आप सपोर्ट करा सकते हो, तो आप इस पेयर को बताओगे कि तुम एक नॉर्मल क्लास नहीं हो, तुम एक जेनेरिक क्लास हो, ठीक है। और उसके लिए हम ये एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं क्लास के नाम के बाद, और इसके अंदर हम जितने मर्जी बता सकते हैं कि कितने जेनेरिक सपोर्ट करने हैं तुम्हें। तो जैसे एरे लिस्ट क्लास थी ये, इसको सिर्फ एक टाइप चाहिए था, स्ट्रिंग एक टाइप, लेकिन हमें चाहिए मल्टीपल, दो चाहिए, एक स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब दो पेयर है तो दो चीज़ें चाहिए हमें पेयर के लिए बेसिकली। तो ये पेयर है और इसको दो चीज़ें चाहिए। तो पहले तो ये था स्ट्रिंग पहला पार्ट और दूसरा था इंट, लेकिन हमें चाहिए सपोर्ट कि हमें नहीं पता कौन सा है, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। हम जो मर्जी रन टाइम पे बताएंगे उस टाइप का पेयर तुम बनाओगे, हम तुम्हें पहले से नहीं बताना चाहते कि तुम स्ट्रिंग हो इंट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस केस में हमें बताना पड़ेगा पेयर क्लास को इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन कर देंगे, तो लेट्स से एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई मैंने क्यों लिखा है, तो ये यार एक कन्वेंशन होता है कि इसको बताना होता है कि यहाँ पे ये एक्स टाइप जो है वो इसके लिए हो जाएगा एक्स टाइप का, और ये वाई टाइप का। तो कंपाइल टाइम पर तो नहीं पता होगा इसे कि एक्स और वाई क्या है, लेकिन जब हम इसे ऑब्जेक्ट को बना रहे होंगे तब हम डिफाइन करेंगे कि एक्स क्या है और वाई क्या है, तो उसे पता चल जाएगा कंपाइल टाइम पे फिर। तो जब पेयर क्लास बना रहे हैं तब हमें नहीं पता, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो ये एक्स भी किसी भी टाइप का हो सकता है, वाई भी किसी टाइप का हो सकता है। तो अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहो तो एक्स को पेयर का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम एक्स को डिफाइन कर दो स्ट्रिंग, वाई को भी डिफाइन कर दो स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि एरे लिस्ट डिफाइन करते टाइम हम यहाँ पे स्ट्रिंग का डिफाइन कर रहे हैं,
लेकिन बाद में कभी मूड किया, जैसे लेट्स ये एप्पल है तो इसके अंदर तो एप्पल ही होंगे सारे सारे, ऑरेंज। लेकिन बाद में कभी मन किया कि नहीं, एक और एरे लिस्ट बननी चाहिए जो कि मार्क्स स्टोर करती है। मार्क्स आपके होते हैं इंटीजर, तो इंटीजर, ठीक है। तो ये मार्क्स स्टोर करेगी अपने अंदर। तो एरे लिस्ट क्लास तो एक ही बनाई थी जावा डेवलपर्स ने, उसके अंदर उन्होंने जेनेरिक्स का सपोर्ट दे दिया, जिससे कि अब आपके यहाँ पे स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग का बन जाएगा, इंटीजर डालोगे तो इंटीजर का बन जाएगा। इस तरीके से हमने ये पेयर क्लास बनाई है और इसके अंदर हम सपोर्ट दे देते हैं कि एक्स और वाई। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, एक्स वाई ई ए बी सी डी, जो मर्जी नाम दे सकते हो, एक्चुअल नाम भी दे सकते हो, बट कन्वेंशन होता है कि एक कैपिटल लेटर रखना चाहिए। कूल। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग को उड़ा दूंगा और इसको बोल दूंगा एक्स, और इस इंट को उड़ा दूंगा, उसको बोल दूंगा वाई। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग को उड़ा दूंगा एक्स और इस इंट को उड़ा दूंगा वाई। तो अब फायदा क्या हुआ, अब मैं जब इस पेयर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो पेयर, इस ऊपर वाली चीज़ को कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो पेयर, और अब डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग और इंटीजर p1 इक्वल्स टू न्यू पेयर, ठीक है। और ये जो पेयर है इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर चाहिए होती है चीज़ें, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या चीज़ें चाहिए, पहली चीज़ होनी चाहिए एक्स टाइप की और दूसरी चीज़ होनी चाहिए वाई टाइप की। और एक्स और वाई हमने डिफाइन कर दिया, पहला वाला एक्स है दूसरा वाला वाई है, तो मतलब पहला वाला स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा वाला इंटीजर होना चाहिए। तो स्ट्रिंग, इसके अंदर हम पहला डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग, लेट्स से अनुज, उसके बाद कुछ नंबर, लेट्स से 457। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है P1 टाइप का, इसके अंदर x जो है वो है स्ट्रिंग और y जो है वो है इंटीजर। समझ में आ गया। अब आप इसके अंदर दूसरा पेयर बना सकते हो सिमिलरली, इस बार डिफाइन कर सकते हो लेट्स से बूलियन और स्ट्रिंग, मतलब जो मर्जी डिफाइन कर सकते हो आप। पेयर 2 इक्वल्स टू न्यू पेयर, तो ट्रू से, समझ में आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से आप जेनेरिक्स डिफाइन करते हो। और अब ये जो आपकी पेयर क्लास है ये आपकी जेनेरिक क्लास हो चुकी है। कूल। तो ये एक्स और वाई इस तरीके से ट्रीट होंगे जैसे कि ये टाइप ही हैं, तो इनको आप जिस मर्जी तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेट्स से फंक्शन बनाना है मुझे, पब्लिक वॉइड गेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न नहीं, यहीं पे प्रिंट कर देते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे एक्स एंड वाई लिख लेते हैं यहाँ पे। तो p1 डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, सिमिलरली p2 डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, इसको रन करते हैं। तो अनुजन 457 ट्रू एंड हेलो, समझ आ रहा है। तो आप ये जो x और y है इनको नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, इनको नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही यूज़ कर सकते हो इस पूरी क्लास के अंदर। कूल। तो जेनेरिक्स के अंदर इतना ही था यार, ज़्यादा कुछ होता नहीं जेनेरिक्स के अंदर। और मतलब कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपका वाइल्ड कार्ड होता है और एक इरेजर होता है, जेनेरिक्स इरेजर, बट वो आपको आई थिंक मुझे लगता नहीं आपको यूज़ आएगा उसका कभी, ठीक है। मतलब इतना ही होता है बेसिकली। और एक और चीज़ कि आपको अगर एरे लिस्ट बनानी है इंटीजर टाइप की, तो आप वहाँ पे इंट नहीं डिफाइन करोगे यहाँ पे कि एरे लिस्ट ऑफ इंट, मतलब जो आपका स्मॉल वाला इंट होता है INT वाला, वो नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि वो जो होता है आपके वो डेटा टाइप्स ऐसे हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको जेनेरिक्स में आपको डिफाइन करना होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास के चिल्ड्रन ही डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए वहाँ पे एक रैपर क्लास बनाई गई है, जावा के अंदर रैपर क्लासेज हैं। तो जितने भी आपके डेटा टाइप हैं, ये स्मॉल इंट, स्मॉल बूलियन और आपके डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इन सब की एक रैपर क्लास बना दी गई है। और तो उनका रैपर क्लास का, जैसे इंट का रैपर क्लास होता है इंटीजर, डबल का होता है डबल, जैसे डबल में होता है स्मॉल डबल, स्मॉल डी से डबल होता है, लेकिन एक कैपिटल डी से डबल करके रैपर क्लास बनाई गई है, जो कि ये होती है डबल, डबल एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये जो डबल क्लास है, इसको अगर आप खोलोगे तो ये डबल क्लास इंटरनली यूज़ कर रही होगी उसी डबल को जो हमारा होता है प्रिमिटिव टाइप, बट ये एक रैपर है, उस डबल के ऊपर एक रैपर है, एक क्लास बना दी गई इसके अराउंड, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सब चीज़ों के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो प्रिमिटिव टाइप थे उनके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए अगर यूज़ करना है कई जगहों पे, तो इसीलिए उसके उनके अराउंड रैपर क्लास लगा दी गई है, और वो कुछ और फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करने काम में आती है उसके बाद फिर। तो डबल्स के अंदर आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज़ चाहिए,
जैसे कि नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, कूल, बाइट साइज। तो ये सारी क्लासेज आप इनके अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ और चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं यहीं पर चला जाऊँ तो मुझे मिल रहा है कि डबल एक्सटेंड्स नंबर, तो एक नंबर क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहा है डबल। और यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका मतलब इस नंबर क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एज सच, और इट इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ डबल, ठीक है। तो कंपेरेबल एक इंटरफेस होता है और वो भी जेनेरिक टाइप का है, तो यहाँ पे जेनेरिक आपको दिख गया एक्शन में, ठीक है। तो एक बार जरा एरे लिस्ट वाली क्लास के अंदर भी जाके देखते हैं कि क्या क्या देता है वो। तो एरे लिस्ट वाली क्लास के अंदर हम गए तो यहाँ पे देख रहे हो जेनेरिक्स है, ये वाली क्लास भी जेनेरिक क्लास है। इन्होंने ई यूज़ किया हुआ है, जैसे हमने एक्स और वाई यूज़ किया था, यहाँ पे इन्होंने ई यूज़ किया हुआ है। इट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, बस उसको ध्यान में मत दो फिलहाल, ठीक है। तो ये जो एक जेनेरिक क्लास है, इम्प्लीमेंट्स लिस्ट, हमें पता है लिस्ट को इम्प्लीमेंट करती है ये। और फिर जितने भी ऑपरेशन होंगे इसके ऊपर, इस ई के ऊपर ही हो रहे होंगे। इसको नहीं पता है एरे लिस्ट को कि किस टाइप की एरे लिस्ट है, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, इसका काम वो है ही नहीं। इसका काम है बस कि किसी भी टाइप की हो, मुझे उस टाइप का एक एरे लिस्ट बना के देना है इनको। और उसकी इंटरनल फंक्शनिंग कैसे काम कर रही है, तो देख रहे हो वो कैपेसिटी जो मैं कह रहा था अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है पहले से, और यहाँ पर सारे का ऑपरेशन उस ई के ऊपर ही हो रहे हैं। कूल। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे डिफाइंड है। इज एम्प्टी फंक्शन होता है, कंटेन्स फंक्शन होता है, तो वो सब अभी हम फंक्शन देखेंगे। इसको बंद कर देते हैं कि आगे मूव करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको इंटीजर टाइप का बनाना है तो इंटीजर लिखना होता है, ना कि स्मॉल इंट, क्योंकि स्मॉल इंट आपका ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा होता, इंटीजर कर रहा होता है, मतलब कोई भी क्लास कर रही होती है ऑब्जेक्ट क्लास को। स्ट्रिंग भी आपका कर रहा होता है, तो स्ट्रिंग आपने ऐसे करके डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका एरे लिस्ट बनता है। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपकी जो एरे लिस्ट क्लास होती है वो एक्सटेंड का इंप्लीमेंट कर रही होती है लिस्ट को, है ना। तो हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे ना डिफाइन करके, एरे लिस्ट ना डिफाइन करके यहाँ पे लिस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इंटरफेसेस में देखा था कि लिस्ट ऑफ इंटर इज इक्वल्स टू ये। तो इसको बस इंपोर्ट करा लेते हैं हम। ये वाली लिस्ट नहीं है, java.util.list है, ठीक है। तो ये java.util.list भी हमारा आ गया यहाँ पे। तो ये जो फ्रूट्स है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है लिस्ट टाइप का, और लिस्ट के अंदर आपके एरे लिस्ट भी आते हैं, लिंक लिस्ट भी आते हैं, स्टैक भी आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाता है। तो ज़्यादातर यही रिकमेंडेड होता है कि आप ऑब्जेक्ट जब भी बना रहे होते हो, तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता है एरे लिस्ट का बनेगा, लिस्ट का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते आप, लिस्ट क्योंकि एक इंटरफेस है। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट ऐसे बना रहे होते हो तो आपको हमेशा यहाँ पर लिस्ट लिखना चाहिए और यहाँ पे एरे लिस्ट लिखना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाद में कभी आपको स्टैक के साथ कुछ ऑपरेशन करना है एरे लिस्ट का, तो वो जल्दी से इजीली हो जाता है ना। वो क्योंकि इंटर कन्वर्जन बहुत इजी है। तो टॉप लेवल पे इसे नहीं पता कि ये किस टाइप की लिस्ट है, एरे लिस्ट है कि लिंक लिस्ट है, बट ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली एरे लिस्ट का ही बन रहा है। ये सब बातें हम इंटरफेसेस के अंदर पहले देख चुके हैं। तो इंटरफेस वाली वीडियो अगर नहीं देखी आपने तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हैवीली इंटरफेसेस का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट करके हमने बना दिया एरे लिस्ट को ऐसे ही। फिर यहाँ पे मतलब इस फ्रूट्स को नहीं बताना कि ये एरे लिस्ट है या लिंक लिस्ट है। यहाँ पे मैं लिंक लिस्ट लिख दूंगा, बाद में पता नहीं चलेगा उसे, मतलब यहीं लिख देता हूँ मैं और इसे इंपोर्ट करा लेते हैं। मतलब हमने अभी लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा आगे वाले कोड को, देख रहे हो। बट जो इंटरनल फंक्शनिंग है इस लिस्ट की वो अब लिंक लिस्ट के हिसाब से हो गई है, वो पहले एरे लिस्ट था अब लिंक लिस्ट के हिसाब से हो गई है, ठीक है। तो हमें जेनेरिक समझ में आ गया। तो ये 2 टाइप के लिए था, इसलिए 2 टाइप के थे। अगर आपका कभी कोई काम होता है एक टाइप के लिए, तो जैसा हमने एरे लिस्ट में देखा था सिंगल ई लिखा था, तो वहाँ पे सिर्फ आप एक ही चीज़ लिखोगे। कभी 3 चीज़ों के लिए चाहिए जेनेरिक्स, तो वहाँ पे आप 3 चीज़ों का बनाओगे, एक्स वाई जेड, मतलब जितनी मर्जी चीज़ें बना सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे फिर एक जेड टाइप का भी आप कुछ डिफाइन कर सकते हो। कूल, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। अब मेथड्स ऑफ एरे लिस्ट देख लेते हैं कि एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड मेथड देख ही लिया पहले ही, और ऐड मेथड देख के लग भी रहा था कि ऐड क्या करता होगा, एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट डालता होगा, ऐड करता होगा। तो ये ऐड मेथड वही काम करता है, एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट डालता है, ऐड करता है, ठीक है। और ये ऐड मेथड आपको याद होगा, ये कलेक्शंस जो आपका लिस्ट जो था उसके अंदर था, है ना। मतलब बहुत पीछे आता हूँ मैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन के अंदर ही था। कलेक्शन के अंदर आपका ऐड होता है और ये कलेक्शन से ही मिलता रहा, मतलब वो मैंने मिटा दिया। पहले लिखा होता ना कलेक्शन को इंप्लीमेंट करती है लिस्ट और एक्सटेंड करती है लिस्ट, और फिर लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है आपका एरे लिस्ट। तो ये ऐड वाला जो मेथड आ रहा है ये वहीं से आ रहा है, ऐड, साइज, रिमूव, इटरेटर, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, क्लियर। ये सारे मेथड आपके एरे लिस्ट के अंदर एक्सेसिबल हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये सारे मेथड हैं, और कुछ इसने खुद के मेथड भी बनाए हुए हैं, जैसे सेट, ठीक है, कंटेन्स,
तो इस टाइप के मेथड्स भी हैं, टू एरे। तो इनको ज़रा देख लेते हैं एक एक करके। तो ऐड तो देखिए लग रहा है कि एरे लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो ऐड करने काम में आता है वो, इसको मैं हटाता हूँ। तो ये आपका ऐड करने काम में आता है। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये फ्रूट्स हमारे प्रिंट हो जाते हैं, एप्पल ऑरेंज, ठीक है। तो ऐड आप जितने मर्जी कर सकते हो यहाँ पे, और ठीक है मैं इसे रन करेंगे तो हाई भी प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर। कूल। तो ऐड होता है हमारा ऐड करने के लिए ऐड ऑल कलेक्शन। तो ऐड ऑल क्या करता है, एक कलेक्शन के अंदर दूसरी कलेक्शन को अगर आपको ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड ऑल काम में आता है। तो सपोज करो आपका एक फ्रूट्स बना हुआ था पहले से, और एक आपका दूसरा कहीं से आ रहा है बैच, लेट्स से स्ट्रिंग है, और ये वेजिटेबल्स का है, और ये न्यू एरे लिस्ट है। तो ऊपर वाला लिंक लिस्ट है, नीचे वाला एरे लिस्ट है, बट ये वेजिटेबल्स का, ये फ्रूट्स का है। और लेट्स से फ्रूट्स के अंदर भी हम कुछ डाल देते हैं। तो ये आपकी 3 वेजिटेबल्स होंगी और ये 3 फ्रूट्स हो गए। और आप चाहते हो कि फ्रूट्स के अंदर आपके वेजिटेबल्स आपके सारे सारे ऐड हो जाएं, तो उसके लिए होता है ऐड ऑल फंक्शन। हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट ऐड ऑल, और इसके अंदर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, ठीक है। इससे होगा क्या, फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स वाली जो आपकी लिस्ट थी उसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपको एक कलेक्शन के अंदर दूसरी कलेक्शन को, पूरी कलेक्शन को ऐड करना है, तो उसके अंदर आपका ऐड ऑल फंक्शन यूज़ हो रहा होता है। तो अब अगर मैं फ्रूट्स को रन करूँगा तो फ्रूट्स के अंदर वो वेजिटेबल्स वाले भी आ रहे हैं। और एक और चीज़ देख रहे हो, पहले वो लिंक लिस्ट थी, दूसरा वाला एरे लिस्ट था, लेकिन यहाँ पे वो टेंशन हुई नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके एक लिंक लिस्ट का था और एक एरे लिस्ट का था, मतलब दोनों के दोनों लिस्ट थे टॉप लेवल पे, तो इसलिए इनको एक दूसरे में ऐड करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला आता है आपका गेट। और गेट का मतलब वो ये गेट करने का मतलब आप जैसे एरे में डालते हो कुछ नंबर्स, तो एरे के अंदर एरे 5 इक्वल्स टू समथिंग करते हो, और गेट करने के लिए क्या करते हो, एरे 5, तो आपका जो 5th इंडेक्स पे नंबर होता है वो आपको मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे गेट फंक्शन होता है उसके लिए, और उसके अंदर आप इंडेक्स डिफाइन करते हो। और ये इंडेक्स आपको याद रखना होता है कि इंडेक्स जो होगी वो उस एरे के साइज़ की जितनी होनी चाहिए। मतलब अगर उसके बाहर का आप इंडेक्स का एलिमेंट मांगो तो आपको वो ऑब्वियसली एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, एरे लिस्ट खुद ही। तो जैसे कि मुझे सपोज फ्रूट्स चाहिए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे चाहिए, लेट्स से 1 इंडेक्स पे क्या है, तो 1 इंडेक्स पे आपका ऑरेंज है, ठीक है। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ भी होती है, तो ये हमें ऑरेंज ला के दे देगा, और ऑरेंज एज अ स्ट्रिंग हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो गेट फंक्शन आपका समझ में आ गया। गेट फंक्शन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट। तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कोई समझा नहीं सकता। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थ्रोज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इफ द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब अगर आपका इंडेक्स जो है वो लेस देन 0 है, या फिर इंडेक्स आपका अगर साइज से बड़ा है, तो आपको वहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 12th एलिमेंट मांगूंगा इसमें से, जो कि है भी नहीं इसके अंदर, तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलेगा लाइन नंबर 18 के अंदर। और ये टॉप लेवल पे जाते जाओगे तो कहाँ पर लिखा हुआ है इसका कोड, लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट जावा के अंदर। इसके अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी वो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, बट इस क्लास को नहीं छेड़ते हैं, इसको छेड़ भी नहीं सकते। कूल। तो ये आपका था गेट फंक्शन। दूसरा होता है आपका सेट फंक्शन। सेट फंक्शन का भी सेम काम है, गेट करना है तो गेट करना है, सेट करना है मतलब किसी पोजीशन पे कोई एलिमेंट था उसको अपडेट करना है, उसके लिए कुछ और एलिमेंट डालना है, तो वहाँ पे वो सेट फंक्शन काम में आता है, ठीक है। अपडेट करने काम में आता है बेसिकली। तो सपोज करो मुझे ऑरेंज पसंद नहीं आ रहा, मुझे ऑरेंज की जगह कोई और फ्रूट चाहिए, तो सेट करेंगे हम, तो एट इंडेक्स 1, क्योंकि ये ऑरेंज जो है वो इंडेक्स 1 पर प्रेजेंट है, और इसकी जगह पे मुझे कुछ और चाहिए, तो इस फ्रूट्स को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, फ्रूट्स। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सेट कर दिया है इंडेक्स 1 पे बनाना को। तो पहले ऑरेंज था इंडेक्स 1 पे, अब लेकिन बनाना हो चुका है, और अब हम अगर फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे तो ऑरेंज नहीं है, बनाना है अब। कूल। तो सेट वाला फंक्शन समझ में आ गया। और सिमिलरली सेट वाले फंक्शन में भी अगर आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला कुछ एलिमेंट दोगे इसे, तो सिमिलरली आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इसे थ्रो करेगा ये भी। रिमूव एट सम इंडेक्स, तो आपको अगर एक एरे लिस्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो काफ़ी हैंडी फंक्शन होता है ये रिमूव वाला। वरना आपके पास अगर एक नॉर्मल एरे होता है उसमें से अगर आपको रिमूव करने के लिए मैं बोल दूँ, तो आप एक फॉर लूप लगाओगे, वहाँ से रिमूव करोगे, उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स शिफ्ट भी करना पड़ेगा आपको बाद में। वो सारा का सारा काम एरे लिस्ट अपने आप खुद संभालती है। तो अगर आपको रिमूव करना है किसी इंडेक्स पे, तो सपोज करो एलिमेंट्स आपके यही हैं, एप्पल, ऑरेंज और हाई, और मुझे ये हाई रिमूव करना है, तो फ्रूट्स डॉट रिमूव, इंडेक्स पास करो इंडेक्स 2, तो सेकंड इंडेक्स पर जो हाई लिखा हुआ है वो अब हट जाएगा, और आपके पास सिर्फ एप्पल एंड ऑरेंज बचेंगे।
समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी सिमिलरली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा। तो दो टाइप की थ्रो करता है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन इफ द रिमूव ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय द लिस्ट। तो कई लिस्ट होती हैं जो रिमूव ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करती हैं, ऐसे वो हम देखेंगे बाद में। तो उनके अंदर आपकी अनसपोर्टेड ऑपरेशन भी दे देगा, लेकिन एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट सपोर्ट करती हैं ये, ठीक है। तो उनके केस में हमें वो एरर नहीं मिलेगा। तो अगला आता है आपका रिमूव ऑल और उसके बाद क्लियर भी आता है। तो रिमूव ऑल और क्लियर दोनों देख के लग रहा हो क्लियर करने का में आते हैं। और रिमूव ऑल बेसिकली करता क्या है कि एक पर्टिकुलर कलेक्शन जो आप चाहते हो रिमूव हो जाए, मतलब ये चीज़ें रिमूव हो जाए इस एरे लिस्ट के अंदर से, वहाँ पे काम आता है। और क्लियर आपका टोटली क्लियर करने का काम आता है, सब कुछ क्लियर कर देगा। तो क्लियर आपका ऑपरेशन जो था वो थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि इसे पता है कि सब कुछ क्लियर करना, तो एक सेकंड में डंप कर देता है सारी चीज़ों को। रिमूव ऑल जा के देखता है और जो एलिमेंट्स आप रिमूव करना चाहते हो वो रिमूव कर देता है। तो जरा दोनों को एक्शन में देखते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल फ्रूट्स हैं और इसमें से सपोज मैं सारे उड़ाना चाहता हूँ। तो फ्रूट्स डॉट क्लियर, इसे रन करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी एरे लिस्ट खाली हो चुकी है, ठीक है। लेकिन सपोज मैं चाहता हूँ कि इस एरे लिस्ट में से 2-3 एलिमेंट या जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, वैसे इसके अंदर 3 ही एलिमेंट हैं, लेकिन सपोज करो तो आपको इसको बताना पड़ेगा, रिमूव ऑल फंक्शन को आपको एक कलेक्शन देनी पड़ेगी। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसका नाम दे देते हैं टू रिमूव। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्लास के अंदर से मल्टीपल बच्चों को हटाना है, या फिर एक लिस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी काउंटिंग्स लिखी है, उसमें से कुछ काउंटिंग्स को हटाना है। तो उस टाइप में उस जगह पे आप रिमूव ऑल फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो टू रिमूव एक नई बनाएंगे हम, टू रिमूव एरे लिस्ट बना लेते हैं लेट्स से। और टू रिमूव को आप बताओगे कि आपको क्या रिमूव करना है। तो लेट्स से मुझे बताना है कि एप्पल हटा दो इस फ्रूट्स की लिस्ट में से और हाई को हटा दो, ठीक है। तो क्लियर नहीं करेंगे इस बार, हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट रिमूव ऑल और उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे क्या रिमूव करना है। तो टू रिमूव वाली जो लिस्ट हमने बनाई है ऊपर, ये चीज़ आपको रिमूव करनी है। तो फ्रूट्स डॉट रिमूव ऑल ये चीज़ें। अब हम देखते हैं फ्रूट्स के अंदर क्या बचेगा। तो सिर्फ ऑरेंज बचा है, तो आपने एप्पल और हाई हटा दिया इसके अंदर में से और सिर्फ आपका बचा है ऑरेंज। तो एक इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ये बड़ा सेट था, उसके अंदर से आपने एक छोटा सेट डिफाइन किया, उस छोटे सेट को आप निकाल के ले गए, तो बचा हुआ जो है वो ये है, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम में होता है ना A-B समथिंग लाइक दैट। तो रिमूव ऑल समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। क्लियर थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि उसको ध्यान नहीं देना होता क्या क्या हटाना है। उसके बाद आता है साइज़ फंक्शन। तो साइज़ फंक्शन बहुत ज़्यादा हैंडी होता है। बेसिकली एक लिस्ट का साइज़ आपको अगर निकालना होता है तो वहाँ पे काम आता है। जैसे एरेज के अंदर क्या था, एरेज के अंदर डॉट लेंथ फंक्शन होता है, वैसे यहाँ पे एक डॉट साइज फंक्शन होता है। और इस साइज फंक्शन से आप किसी भी लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, किसी का भी आप साइज निकाल सकते हो कि इसके अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन के अंदर। तो जैसे फ्रूट्स के अंदर हमें निकालना है कितने हैं, तो फ्रूट्स डॉट साइज, ये इंट रिटर्न करता है एक, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो साइज हो गया। कंटेन्स बेसिकली बताता है कि इसके अंदर ये चीज़ है या नहीं है। तो फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज है या नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो फ्रूट्स डॉट कंटेन्स, तो क्या ये कंटेन करता है गुआवा को, रन करते हैं तो हमें दे रहा है फॉल्स, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर गुआवा नहीं है। क्या एप्पल है, तो हाँ एप्पल तो पहले ही मिल जाएगा इसे। तो ये वाला कोड हम एरेज में कर रहे होते तो कर लेते, हम एक एक करके जा रहे होते, लिस्ट में इटरेट कर रहे होते और हम वहाँ पे चेक कर रहे होते क्या एप्पल है, क्या ये है, ये क्या ये है। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक कंटेन्स फंक्शन लगाना है और ये सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अपना, और इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, जो फंक्शंस होते हैं सॉर्टिंग के फंक्शन और कंटेन्स फंक्शन, तो इन सब पर ध्यान नहीं देना, आपको अपना कोडिंग करना और ये फंक्शन सारी छोटी मोटी चीज़ें हैंडल अपने आप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर ध्यान देना है, बस इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो कंटेन्स वाला फंक्शन अपने आप ही कंटेन्स ढूंढ लेता है, मतलब इटरेट करता है और ढूंढ लेता है। इज़ एम्प्टी, तो इज़ एम्प्टी बेसिकली ये बताने का आता है कि क्या ये जो लिस्ट है उसका साइज़ 0 है कि नहीं है, मतलब ये लिस्ट खाली है या नहीं है। तो अगर कभी आपको चेक करना है कि क्या ये लिस्ट एम्प्टी है, तो फ्रूट्स डॉट इज़ एम्प्टी, तो ये भी बुलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जब लिस्ट एम्प्टी होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। और टू एरे, तो टू एरे इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी लिस्ट को एक एरे में रिटर्न करता है, मतलब एक एरे रिटर्न करता है लिस्ट के लिए, लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट करने का काम आता है बेसिकली। तो फ्रूट्स डॉट टू एरे, ठीक है। ओके, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये किसी ऑब्जेक्ट का एरे बना के देगा मुझे।
लेट्स से x, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का एरे बना के दे रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये तो स्ट्रिंग का एरे है, लेकिन टू एरे मुझे ऑब्जेक्ट का एरे बना के देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग का एरे चाहिए तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टू एरे का एक दूसरा वाला कंस्ट्रक्ट दूसरा वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग हो रखी है यहाँ पे टू एरे की। तो एक दूसरा फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करता है अपने अंदर एक दूसरे एरे को, और फिर उसी टाइप का एरे हमें वो रिटर्न कर देता है। तो मुझे पता है कि मुझे स्ट्रिंग टाइप का एरे चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रूट्स है मुझे स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाऊंगा। तो स्ट्रिंग लेट्स से टेम्प इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसका साइज़ होना चाहिए फ्रूट्स की लेंथ के बराबर। अगर उसको सारे के सारे सपोर्ट करने हैं, सारे के सारे चाहिए अपने अंदर, तो इसकी लेंथ होगी फ्रूट्स डॉट साइज़ के बराबर। और यहाँ पे हम पास कर देंगे स्टैम्प को, ठीक है। तो हमें वो टैम्प के अंदर अपने आप वो चीज़ें चली जाएंगी, और अगर हमें देखना है कि टैम्प में आई है कि नहीं आई वो चीज़ें, तो हम देख सकते हैं। तो फॉर स्ट्रिंग ई इन टैम्प, तो मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे। बाय द वे यही फॉर ईच लूप आपका एरे लिस्ट के अंदर भी काम कर सकता है, क्योंकि कलेक्शन है। और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ई को। तो अब हम टैम्प में से वो चीज़ें निकाल रहे हैं, रन करते हैं इसे। तो एप्पल ऑरेंज हाई हमें वो टैम्प के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो टू एरे के लिए यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग की हो गई है। एक होता है टू एरे वाला फंक्शन जिसके अंदर हम कोई भी पास नहीं करते पैरामीटर, तो वो हमें रिटर्न करता है, लेकिन वो हमें ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न ना करे, वो वाला एरे रिटर्न करे जो हमें पता है, तो उसके लिए हमें वो एक एरे बना के इसके अंदर डालना पड़ेगा, और उस एरे का साइज़ भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें उसी हिसाब से, जिससे कि वो सारी चीज़ सारे एलिमेंट होल्ड कर सके अपने अंदर, और वो फिर वो टैम्प एरे में डाल देता है ये फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आप जाके देख सकते हो क्या कर रहा है वो, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कूल। तो ये आपका हो गया। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर ईच लूप जो है ये आपका इसमें भी काम आ सकता है। तो मैंने ये एरे लिस्ट के अंदर भी ये फॉर ईच लूप यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग हट जाएगी अगर मैं ये कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ भी डिफाइन करने होते हैं और यहाँ भी डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। पहले पहले यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखना होता था, बट अब वो चला गया जावा 8 के बाद से। यहाँ स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से वो समझ जाएगा कंपाइलर, बट ये तो लगाना पड़ेगा ही, ठीक है, अगर वो वार्निंग नहीं चाहिए तो। कूल। तो आगे मूव करते हैं। तो आपके ये यही फंक्शन थे सारे, और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो कलेक्शन क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। कलेक्शन क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। वो कलेक्शन फ्रेमवर्क अलग था, कलेक्शंस क्लास होती है एक, वो अलग होती है। कलेक्शंस क्लास के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और हैंडी फंक्शन होते हैं आपके, जैसे सॉर्टिंग वाले फंक्शन, रिवर्स करना है तो उसके फंक्शन, बाइनरी सर्च करना है तो उसके फंक्शन। तो काफ़ी सारे अच्छे फंक्शन होते हैं वो, लेकिन कलेक्शन क्लास के जब हम पढ़ रहे होंगे सेपरेटली तब देखेंगे उनको। एक एरेज क्लास होती है, वो भी काफ़ी अच्छी क्लास होती है, इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो वो भी देखेंगे। तो ये सारी जो अच्छी क्लासेज हैं ये आपकी java.util पैकेज के अंदर होती हैं, ठीक है। ये util पैकेज के अंदर काफ़ी अच्छी क्लासेज होते हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस, यूटिलिटी क्लासेज होती हैं इसके अंदर सारी। ओके, तो आई थिंक एरे लिस्ट के अंदर इतना ही था। और नेक्स्ट वीडियो हम देख रहे होंगे कि एरे लिस्ट इतनी पावरफुल क्यों है, एरे से क्या अच्छा है इसके अंदर, वो जो डायनेमिक एरे की बात हो रही है उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, वो सारी क्वेश्चंस जब हम कर रहे होंगे तभी पता चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय।